तो यहाँ देखिए गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो सबसे पहले एक कोई गोलीय हमारा पृष्ठ है, इधर का मान लिया ये जैसे हमारा एक कोई टुकड़ा है और अवतल की तरीके से इसको काट दिया गया है। हम उसके सामने यानी दबे हुए तल के सामने कोई एक वस्तु रखते हैं। तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ पर जब ये लेंस पर पड़ेंगी आपके, ये इस पर जो गोलीय हमारा टुकड़ा रखा हुआ है कांच का, एक बार और देख लीजिए कि इधर हमारा लेंस के बाहर जैसे मान लो हमारा विरल माध्यम है, मान लिया वायु है, और अंदर ये कांच का है हमारा, इसलिए यहाँ पर सघन माध्यम है, मतलब अपवर्तनांक इसका हम n2 मान लिए हैं। जब ये O से आने वाली प्रकाश की किरण यहाँ पर पड़ती है इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर हम अभिलंब खींचते हैं, जो कि अभिलंब हमारा लेंस ये जो हमने पृष्ठ रखा हुआ है इसके वक्रता केंद्र से होकर जाता है। आप लोग को ये पता होगा कि जो स्पर्श बिंदु होता है किसी भी गोलीय पृष्ठ का या स्पर्श बिंदु, वहाँ से जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो इस वाले बिंदु पर लंब हमारा क्या हो गया, ये नॉर्मल हमने n लिख लिया है, इधर c तक हमने डाल लिया। ये जो प्रकाश की हमारी किरण यहाँ से गई है ये यहाँ पर पड़ेगी आपके गोलीय पृष्ठ पर, अवतल पृष्ठ है, यहाँ से पड़ेगी। इसके बाद में क्या होगा, ये विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी इसको इस मार्ग पर ऐसे जाना था लेकिन ये ऐसे नहीं जा करके ये अभिलंब की तरफ झुक गई है। कि झुकी इसलिए है क्योंकि बाहर विरल था और अंदर सघन है, विरल से सघन में गई। तो ये हो गया। अब एक दूसरी किरण प्रकाश की हम यहाँ पर अभिलंब के लंबवत डाल देते हैं। जैसे मान लो ध्रुव जो है ध्रुव से होकर के यहाँ पर देखिए ये वाला हमारा त्रिज्या अगर इसकी नापेंगे तो इस बिंदु पर यही वाला लंब होगा, और यही किरण यहाँ से इधर जा रही है, मतलब लंब पर ही जब किरण जाएगी तो सीधी चली जाएगी, वो कभी नहीं मुड़ेगी। तो इस तरीके से अब ये किरण तो यहाँ से P तक Q होके जा ही रही है, इधर जो हमारा A से B की तरफ मुड़ गई है, इसको वास्तविक रूप में इधर जाना था लेकिन इधर नहीं गई है, ये मुड़ गई। इसी को पीछे बढ़ाएंगे तो ये हमको I से आती हुई यानी I पर काटती हुई प्रतीत होंगी, जैसे Q और OQ हमारी जो थी किरण दूसरी, इसी किरण को AB किरण को जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये I पर काटेगी, मतलब आभासी प्रतिबिंब हमारा I पर बन जाएगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ से जो है हमारा, जहाँ से किरण मुख्य रूप से गई थी ये किरण, इसका कोण अल्फा हमारा था, जहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ से ये वाला कोण हमारा मान लिया बीटा है, और जो अभिलंब डाले थे वो केंद्र से होकर के गया था उसका कोण मान लिया गामा है हमारा। अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि त्रिभुज OAC इसके अंतर्गत हम पहले पढ़ेंगे कि ये वाला कोण और ये कोण बाहर वाले के बराबर होगा। इससे पहले ये जान लें कि जब कोई किरण जिस बिंदु पर पड़ती है वहाँ से अभिलंब से कोण हमारा आपतन कोण कहलाता है। जैसे देखिए ये किरण पड़ी, अभिलंब हमारा ये है, तो इसके बीच में ये देखो मैंने I लिखा हुआ है, तो ये हमारा आपतन कोण हुआ। जब किरण जहाँ से जैसे मान ली अपवर्तन हो करके चली गई है, तब अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहा जाता है। जैसे कि हमने R मान लिया है, ये देखो इतना छोटा सा ऊपर लिख दिया है, R होता है। एक बात और ध्यान दे लो, ये वाला R और ये इतना कोण पूरे का नहीं नापते हैं, केवल इतने का कोण ये वाला भी R ही हमारा होगा, ये देखो R होगा, ये इतना कोण, और ये पूरा कोण जो है ये वाला I के बराबर होगा क्योंकि इधर का कोण है, और ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं गणित से। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से कोई रेखा काट रही है तो यहाँ का जो कोण है ये इसी के बराबर होगा, मतलब ये अगर R है तो ये भी R ही होगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये सीधी चली गई, इधर चली गई थी, तो जो इधर का सम्मुख कोण बना इसको क्या कहेंगे, R ही कह देंगे, बराबर है। अब देख लीजिए त्रिभुज OAC में, यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज OAC में, तो OAC में हमारा क्या है, यहाँ देखिए आपको ये भी पता है त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग किसी एक बहिष्कोण के बराबर होता है। मान लो इस तरीके से हमारा त्रिभुज है तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण ये कोण इसके बराबर होगा। तो यहाँ देखो अल्फा लिखा है और प्लस में ये पूरा कोण हमारा आई का हो गया। पूरे की बात करें, केवल इतने की नहीं, पूरे की बात करें आई हो गया। ये कोण इस बाहर वाले कोण के बराबर होगा यानी गामा के बराबर होगा। तो यहाँ से गामा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, अल्फा प्लस आई हमारा हो गया। ठीक, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दिया जाए। अब देख लीजिए इसी प्रकार से, अच्छा देखो इसको और हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हमारा आई बराबर निकल आएगा, आई बराबर हमारा हो जाएगा, इसको इधर भेज दो यानी गामा माइनस अल्फा हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 डाल दिए हैं। ठीक, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखते हैं त्रिभुज IAC में, त्रिभुज IAC में देख लेते हैं। इसमें हमारा क्या हो जाएगा,
ये वाला कोण प्लस ये इतना छोटा सा जो अंदर का कोण ये इसके बराबर हो जाएगा। यानी हमारा ये जो गामा हो जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा, बीटा प्लस आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम आर कोण निकाल सकते हैं, आर बराबर हमारा हो जाएगा कितना, गामा माइनस बीटा। ये भी हम समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं, 3 हो गया। अब देखिए यहाँ से आर, स्नेल का नियम कहता है, स्नेल के नियम से, स्नेल ने कहा था कि साइन आई बटे साइन आर होता है, यानी साइन आई बटे साइन आर होता है। और ये बराबर किसका होता है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो है पहले इसको गुणा कर लेते हैं। यहाँ देखिए आपका हो कितना जाएगा, इसके कैंची को गुणा कर दो, यानी n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर हो जाएगा। ये हो गया। इनको आप समीकरण में रखे रहो, इसमें देखते हैं। अच्छा ये बताओ, जैसे कि हमारा ये जो गोलीय पृष्ठ है ये बहुत छोटा है, मान लिया व्यास इसका छोटा है, तो जो बिंदु ए और बिंदु पी होगा वो बिल्कुल समीप समीप होगा। जैसे हमारा बिंदु यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा है, अतः बिंदु ए वाला तथा पी क्या होगा, ए तथा पी ये होंगे आपके समीप होंगे। जैसे ये वाला और ये बिल्कुल समीप हमारा हो जाएगा। जब ये समीप हो जाएगा तो ये कोण हमारा छोटा होगा, इसलिए जो है हमारा आई और आर छोटा होगा। जब हमारा आई और आर छोटा होगा तो इनका हम अगर साइन में नापते हैं, साइन आई ये भी लगभग आई के ही बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार से साइन आर जो है वो भी हमारा आर के बराबर आ जाएगा। अब इस वाली समीकरण से देख लेते हैं, तो यहाँ n1 आई बराबर n2 आर ये हम लिख सकते हैं। इतना लिख पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक देख लीजिए आप लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अब हम करते क्या हैं, हमारी समीकरण एक बन चुकी है, जैसे ये 3 नंबर बनी है और 2 नंबर, इन 3 और 2 नंबर समीकरण से यहाँ पर मान रख लें तो हमारा कितना आ जाएगा, उधर बढ़ा लेते हैं। n1 आई की जगह हम रख लेंगे गामा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, बराबर n2 फिर यहाँ पर r की जगह गामा माइनस बीटा रख लेंगे। इसको हम एक कोई नई समीकरण दे देंगे इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मान लो 3 हो गई थी, 4 समीकरण बना लें, इसकी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। फिर देखिए इसी के आगे से हम लोग ऐसे शुरू कर देंगे, यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आएगा हमारा कितना, n1 यानी यहाँ पर n1 गामा माइनस n1 अल्फ़ा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा। तो यहाँ पर हम ये क्या करेंगे, n1 n2 बीटा और n1 अल्फ़ा को इधर ले आएंगे, यानी n2 बीटा हमारा इधर है, माइनस का तो इधर आने पर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, n2 बीटा हो गया माइनस n1 अल्फ़ा। हम गामा को एक तरफ कर रहे हैं क्योंकि गामा में हमको कॉमन मिल जाएगा, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं, बराबर n2 गामा हो जाएगा माइनस n1 गामा हो जाएगा। तो आपका बचा क्या, n2 बीटा माइनस n1 अल्फ़ा बराबर ये कितना, n2 माइनस n1 हो जाएगा और ब्रैकेट में गामा बाहर कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पर हम कोई समीकरण 4 हमारी हो गई थी, 5 नंबर ये समीकरण डाल देंगे। अब हम क्या करते हैं, ये देखिए जैसे हमारा पृष्ठ जो है उसका व्यास बहुत ही छोटा है, पृष्ठ का व्यास हमारा कितना है, छोटा है, तब हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो अल्फ़ा कोण है हमारा, बीटा कोण है, गामा कोण है, ये भी हमारा अत्यंत छोटा होगा। और दूसरी बात यह है कि बिंदु ए और एम जो है इसी प्रकार से, यानी ए एम से जो लंब डाले हैं ये लगभग हम यही समझ लेंगे कि ए से पी पर ही लंब है। जैसे हमारी ये क्या हमारी दूरी है, ये देख लीजिए आप लोग, जो ए से एम है हम ये मान लेंगे ये यहाँ ना होकर के यहीं पर है, यानी ओ से लेकर के एम तक दूरी, यही दूरी ओ से लेकर के पी तक दूरी के बराबर लगभग हो जाएगी, क्योंकि ये इतना व्यास बहुत ही कम है, इतनी दूरी बहुत ही छोटी हो चुकी है, इसका व्यास इधर वाला कम है, इसका मतलब ये दूरी बहुत कम हो जाएगी।
इसलिए इनको हम एक ही बिंदु लगभग मान सकते हैं। तो हम यहाँ से पहले अल्फ़ा बीटा और गामा का मान निकाल लें, अल्फ़ा बीटा और गामा को इसी में रख देंगे, इसी समीकरण में ले जा करके। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं, ये निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा निकालने के लिए अल्फ़ा कितना होगा हमारा, इसको निकालने के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा कर लेते हैं। tan अल्फ़ा आपको पता है लाल बटे कक्का वाले फार्मूले से, ये देखो लाल बटे कक्का होता है, यानी लंब और आधार हमारा क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो बस यहीं से हमको रख लेना है। तो ये बराबर हमारा हो जाएगा लंब, इसमें लंब क्या है हमारा AM, इस वाले त्रिभुज में ये बीच का पूरा हम बंद कर लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज हो जाएगा अल्फा कोण के लिए, बीच के सब समझिए भूल गए, ये अल्फा कोण के लिए लंब बटे आधार यानी O से M तक की दूरी। तो लंब बटे आधार मतलब AM, AM बटे कितना होगा हमारा OM हो जाएगा। इसी AM तो हमारा AM ही रहा, और O से लेकर M कहें चाहे O से लेकर P कहें, बात एक ही है क्योंकि बहुत ही कम दूरी है। अच्छा देख लो यहाँ पर A से M तक की दूरी को हम यहाँ पर कुछ हाइट मान लिया h मान लिए, तो ये h हो गया। O से P तक की दूरी कितनी है, O से P तक की दूरी ये देखिए कितनी मान के चले हैं u, लेकिन ये सब इधर की तरफ नापी गई हैं, यानी बाईं ओर हैं, तो ऋणात्मक रखेंगे यानी माइनस का u हो जाएगा। ठीक, अब देख लीजिए इसी प्रकार से बीटा जो है, बीटा निकाल लेंगे। बीटा हमारा कितना होगा, tan बीटा अगर निकाल लेते हैं यहाँ पर तो हमारा हो जाएगा इसी में, इसके बारे में ये सब भूल जाए तो ये भी होगा AM, यानी AM बटे I से लेकर के P तक की दूरी, यानी पहले I से M रख लें, I से M, और यही IM कहो चाहे P कहो एक ही बात है। तो AM बटे IO हो जाएगा। AM हमारा क्या है, IO नहीं IP, हाँ AM हमारा h है, और I से P तक की दूरी ये हमारी क्या है, V है, लेकिन इसको हम माइनस का V रखेंगे, तो माइनस का V रख लीजिए। इसके बाद में देखिए ये जो हमारा बीटा निकला है, इसी प्रकार से गामा की बात आएगी तो tan गामा लगा लें तो हमारा AM अपॉन CP हो जाएगा, यानी CM हो गया, और CM कहें चाहे P कहें तो CP कर देंगे, AM बटे CP हो जाएगा। AM हमारा h है और C से P तक की दूरी वक्रता त्रिज्या यानी r है, लेकिन बाईं तरफ नापी गई है, ऋणात्मक लेंगे माइनस r हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू यानी बीटा गामा और अल्फ़ा की वैल्यू उठा करके समीकरण नंबर 5 में रख देंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 5 से क्या कर देंगे, सबके मान रख देंगे उसी में, तो सबके मान रख दीजिए बस, अब कोई दिक्कत ही नहीं। इसमें रखिए, यानी कितना हो जाएगा हमारा n2, बीटा की जगह कितना रख देंगे h बटे माइनस v हो जाएगा, माइनस n1 अल्फ़ा की जगह h बटे माइनस u हो जाएगा, बराबर n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, इसकी जगह h अपान माइनस r हो जाएगा। h सब में से सब में मिल रहा है, इसमें भी है इसमें भी, सब में से h हटा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब में से अगर हम h हटा देंगे तो हमारा इस तरीके से आएगा n2 अपॉन ये माइनस का हो जाएगा तो v हो गया, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, यानी n1 बचेगा और u बचेगा, और इसी तरीके से बराबर यहाँ क्या बच जाएगा n2 माइनस n1, और यहाँ पर आपका h भी कट जाएगा और माइनस का ये बच जाएगा और r हो जाएगा। माइनस से पूरी समीकरण को गुणा कर देते हैं तो n2 बटे v माइनस n1 बटे u बराबर माइनस से गुणा हो गया तो प्लस हो गया, यानी आपका n2 माइनस n1 बटे r हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ठीक है, इसमें एक चीज़ और जोड़ दें, जैसे कि हमारा ये जो n2 लिखा हुआ है ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है वायु के लिए। जैसे मान लो यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेते हैं, जैसे है यदि n जो है हमारा सघन माध्यम का अपवर्तनांक है, तो हमारा जो बाहर वायु है उसका हम 1 मान लें, मान लिया हम कई वायु में रखा हुआ है और अंदर का माध्यम n है, तो हमारा n2 की जगह पर n आ जाएगा। तो हमारा फार्मूला इस तरीके से बनेगा, अभी देख सकते हैं n आएगा और अपान में v हो जाएगा, माइनस n1 रखें या n रख लें कोई दिक्कत नहीं, n हटा n ही रख लें, माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला प्रूफ हो गया।
ओके, आप दोनों नोट कर लीजिए। पहला पेज ये है हमारा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और दूसरा पेज ये हमारा, ये पेज नंबर 1 और ये पेज नंबर 2 हो जाएगा।